तो दोस्तों फाइनली द थर्सडे मर्डर क्लब, जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है ये फाइनली रिलीज़ होने वाली है। नेटफ्लिक्स की तरफ से कई जगह से रिलीज़ कर दिया गया है 22 अगस्त को। बाकी अब कई जगह अब रिलीज़ होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी यानी मूवी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्टर, डिटेल के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द थर्सरे मर्डर क्लब द THERSDER मर्डर क्लब 2025 में रिलीज होने वाली एक ब्रिटिश क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस कोलंबस ने किया है और पटकथा कैटी ब्रांड और सुजैन हीथकोट ने लिखी है। यह फिल्म रिचर्ड उस्मान के 2020 के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में हेलेन मिरेन, पियर्स ब्रॉसन, बेन किंग्सले और सेलिया इमरी के साथ डेविड टेनेंट, जोनाथन प्राइस, नाओमी एकी, डैनियल मेस, हेनरी लॉयड ह्यूजेस, रिचर्ड ई ग्रांट, टॉम एलिस, जोफ बेल, पॉल फ्रीमैन, सारा नाइल्स और इंग्रिड ओलिवर सहायक भूमिकाओं में है। इसकी कहानी कुछ बुजुर्ग शौकिया जासूसों के समूह पर आधारित है जो एक हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। थर्सरे मर्डर क्लब का प्रीमियर 21 अगस्त को लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में हुआ, जिसके बाद इसे 22 अगस्त को 30 चयनित सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा और 28 अगस्त 2025 को नेटफ्लिक्स पर इसकी स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आधार: बुजुर्ग शौकिया जासूस एक हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक जासूस था, एक नर्स थी, एक ट्रेड यूनियन पदाधिकारी था और एक मनोचिकित्सक था। 2. गालना: हेलेन मिरेन, एलिजाबेथ बेस्ट, एक सेवानिवृत्त जासूस। पियर्स ब्रॉसन, रॉन रिची, एक सेवानिवृत्त यूनियन नेता। बेन किंग्सले, इब्राहिम आरिफ, एक सेवानिवृत्त मनोचिकित्सक। सेलिया इमरी, जॉयस मीडोक्रॉफ्ट, एक सेवानिवृत्त नर्स। डेविड टेनेंट यान वेंथम के रूप में। जोनाथन प्राइस, स्टीफन बेस्ट, एलिजाबेथ के पति। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी, पीसी डोना डी फ्रीटास के रूप में नाओमी एकी। डैनियल मेस, DCI क्रिस हडसन। हेनरी लॉयड ह्यूजेस बोगदान के रूप में। रिचर्ड ई ग्रांट बॉबी टैनर के रूप में। टॉम एलिस, जेसन रिची, रॉन का बेटा। ज्योफ बेल, टोनी करन। पॉल फ्रीमैन जॉन ग्रे के रूप में। पैट्रिस डी फ्रीटास, डोना की मां के रूप में सारा नाइल्स। इंग्रिड ओलिवर, जोआना मीडोक्रॉफ्ट, जॉयस की बेटी। उत्पादन: मार्च 2020 में यह घोषणा की गई थी कि ऑल पार्कर रिचर्ड उस्मान के डेब्यू उपन्यास द थर्सरे मर्डर क्लब के एम्बलिन एंटरटेनमेंट के लिए एक फिल्म रूपांतरण लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। एम्बलिन द्वारा इस परियोजना के विश्वव्यापी अधिकार हासिल करने के बाद जेनिफर टॉड निर्माता के रूप में और उस्मान कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 3-4 मार्च 2023 में उस्मान ने कहा कि फिल्मांकन सितंबर 2023 में स्टीवन स्पीलबर्ग के निर्माता के रूप में शुरू होने वाला था। 5 नवंबर 2023 में यह बताया गया कि फिल्मांकन मार्च 2024 में शुरू होने वाला था। 6 हालांकि फरवरी 2024 में उस्मान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2023 के हॉलीवुड श्रम विवादों के दौरान देरी के बाद अगस्त 2024 में फिल्मांकन शुरू होगा। ढलाई: मई 2024 में सेलिया इमरी जॉयस के रूप में कलाकारों में शामिल हुई। हेलेन मिरेन, पियर्स ब्रॉसन और बेन किंग्सले भी मुख्य कलाकारों का हिस्सा थे। 9 जून 2024 में डेविड टेनेंट, जोनाथन प्राइसे, नाओमी एके, डैनियल मेस और हेनरी लॉयड ह्यूजेस कलाकारों में शामिल हुए। 10 कैटी ब्रांड ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि उन्होंने 18 जून 2024 को फिल्म के लिए अंतिम पटकथा लिखी थी। 11 जुलाई 2024 में रिचर्ड ई ग्रांट, इंग्रिड ओलिवर और टॉम एलिस कलाकारों में शामिल हुए। 12 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 27 जून 2024 को शेपरटन स्टूडियो में शुरू हुई। 13-14 फिल्मांकन जुलाई 2024 में बीकंसफील्ड में भी हुआ। 15 सितंबर 2024 में
उस्मान द क्रिस मोयल शो में दिखाई दिए और उन्होंने खुलासा किया कि फिल्मांकन उसी दिन समाप्त हो जाएगा। 16 मुक्त करना। थर्सरे मर्डर क्लब को 22 अगस्त 2025 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और उसके बाद 28 अगस्त 2025 को नेटफ्लिक्स पर इसकी स्ट्रीमिंग शुरू की गई। 17-18 स्वागत। समीक्षा। एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 22 आलोचकों की 86% समीक्षाएं सकारात्मक है। 19 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 17 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 58 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। क्रिस्टोफर जोसेफ कोलंबस, एक जन्म 10 सितंबर 1958, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। स्पेंगलर, पेंसिल्वेनिया में जन्मे, कोलंबस ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया, जहां उनकी फिल्म निर्माण में रुचि विकसित हुई। 1980 के दशक के मध्य में ग्रेमलिन्स, द गूनीज और यंग शर्लक होम्स सहित कई किशोर हास्य फिल्मों की पटकथाएं लिखने के बाद उन्होंने एक किशोर साहसिक फिल्म, एडवेंचर्स इन बेबीसिटिंग, 1987 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। कोलंबस को इसके तुरंत बाद बेहद सफल क्रिसमस कॉमेडी होम अलोन, 1990 और होम अलोन 2, लॉस्ट इन न्यूयॉर्क, 1992 से पहचान मिली। रॉबिन विलियम्स अभिनीत कॉमेडी मिसेस डाउटफायर, 1993, कोलंबस की एक और बॉक्स ऑफिस सफलता थी। उन्होंने 1990 के दशक में कई अन्य फिल्मों का निर्देशन किया, जिन्हें ज्यादातर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि उन्हें जेके राउलिंग के उपन्यासों हैरी पॉटर एंड द सॉसर स्टोन, 2001 और इसके सीक्वल हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, 2002 के फिल्म रूपांतरणों के निर्देशन के लिए फिर से व्यावसायिक सफलता मिली। निर्देशन के अलावा कोलंबस हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ अज़्काबान, 2004 और ड्रामा द हेल्प, 2011 के निर्माता थे, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने फंतासी पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन, द लाइटनिंग थीफ, 2010, कोलंबस 1492 पिक्चर्स नामक एक फिल्म निर्माण कंपनी के सहसंस्थापक है, जिसने 1995 से उनकी कुछ फिल्मों का निर्माण किया है। हाल ही में उन्होंने 2014 में अपनी बेटी के साथ मिलकर मेडेन वॉयज पिक्चर्स नामक एक और प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। 2017 में उन्होंने माइकल बारनाथन, हैम सबन और जेरेमी जैग के साथ मिलकर जैग एनिमेशन स्टूडियोज की शुरुआत की। कोलंबस संगीतकार जॉन विलियम्स के साथ अपने सहयोग के लिए भी जाने जाते हैं, जिनके साथ उन्होंने फिल्म होम अलोन और फिल्म श्रृंखला हैरी पॉटर में काम किया था। प्रारंभिक जीवन। कोलंबस का जन्म स्पेंगलर, पेंसिल्वेनिया में हुआ था और उनका पालनपोषण यंगस्टाउन, ओहियो में हुआ। वे मैरी आइरीन नीपुस्कर, एक फैक्ट्री वर्कर, और एलेक्स माइकल कोलंबस, एक एल्यूमीनियम प्लांट वर्कर और कोयला खनिक के इकलौते बच्चे थे। 2-3 वह इतालवी और चेक वंश का है। 4 एक बच्चे के रूप में उन्हें स्टोरी बोर्ड, मार्वल कॉमिक्स बनाने में मजा आता था और उन्होंने हाई स्कूल में 8 मिमी फिल्में बनाना शुरू किया। 2-5 वॉरेन, ओहियो में जॉन एफ कैनेडी हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उद्धरण वांछित, वह न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के फिल्म स्कूल टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन करने चले गए, जहां वह पटकथा लेखक चार्ली कॉफमैन और एलेक बाल्डविन के सहपाठी थे। 6-7 हालांकि उन्हें छात्रवृत्ति मिली, लेकिन वे इसे नवीनीकृत करना भूल गए और स्कूली शिक्षा का भुगतान करने के लिए उन्हें एक कारखाने की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 8 शिफ्ट में रहते हुए उन्होंने गुप्त रूप से एक 20 पृष्ठ की पटकथा पर काम किया, जिसका उपयोग उनके एक शिक्षक ने बाद में उन्हें एक एजेंट दिलाने में मदद करने के लिए किया। 8 कोलंबस अब कहते हैं कि अनुभव ने मेरी जान बचाई और वह उस भयानक वास्तविकता को स्वीकार करने में सक्षम थे जिसका सामना मुझे करना पड़ा कि अगर मैं उस शहर में नहीं बना तो मुझे अपना बाकी जीवन उस कारखाने में रहना और काम करना होगा। 8
1980 में एनवायू में रहते हुए कोलंबस ने आई थिंक आई एम गोना लाइक इट हियर नामक एक लघु फिल्म का निर्देशन किया, जिस पर बाद में स्टीवन स्पीलबर्ग का ध्यान गया। 9 आई थिंक आई एम गोना लाइक इट हियर को 2014 में अकादमी फिल्म आर्काइव द्वारा संरक्षित किया गया था। आजीविका 1984 से 1990 प्रारंभिक सफलता। कोलंबस का पेशेवर करियर 1980 के दशक की शुरुआत में रेकलेस 1984 की पटकथा के लेखक के रूप में शुरू हुआ। कोलंबस ने बाद में कहा, यह मेरा सर्वश्रेष्ठ काम नहीं था। मैं इसे अर्धजीवनी बनाना चाहता था और फिल्म मेरे बंधन से मुक्त होने के प्रयासों पर आधारित थी। लेकिन निर्देशक ने इसे एक फूहड़ किशोर यौन नाटक में बदल दिया और यह अनुभव बेहद अपमानजनक था। 11 असंतुष्ट। कोलंबस ने एक अपार्टमेंट के मचान में रहते हुए एक नई पटकथा की कल्पना की, जिसका शीर्षक था ग्रेमलिन्स। 1984। 1981 के अंत में उन्हें अंततः स्टीवन स्पीलबर्ग का फोन आया, जिन्होंने पटकथा खरीदने में रुचि व्यक्त की। रिलीज होने पर फिल्म आलोचनात्मक रूप से सफल रही। इसके बाद कोलंबस स्पीलबर्ग के एम्बलिन एंटरटेनमेंट के लिए काम करने लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने द गूनीज और यंग शर्लक होम्स दोनों 1985 सहित और पटकथाएं लिखीं। 11 लॉस एंजल्स में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कहा, यह जगह अवास्तविक है, वास्तविक लोगों के साथ संबंध की कमी है। 12 उन्होंने न्यूयॉर्क शहर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने एनिमेटेड सीरीज गैलेक्सी हाई 1986 के लिए एपिसोड लिखे और लिटिल निमो एडवेंचर्स इन स्लम्बरलैंड 1989 के लिए पटकथा लेखन का श्रेय प्राप्त किया। इसके बाद कोलंबस ने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत टीन कॉमेडी एडवेंचर्स इन बेबीसिटिंग 1987 से की। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे औसत दर्जे की शुरुआत माना गया। 13 इसके बाद उन्होंने हार्टब्रेक होटल 1988 लिखा और निर्देशित किया, जो एल्विस प्रेस्ली के अपहरण और खुद को एक छोटे शहर के परिवार को सलाह और मदद देते हुए पाने की कहानी है। 1991 में कल्किन होम अलोन ने कल्किन 1991 में चित्रित को बाल कलाकार बना दिया। 1980 के दशक के अंत में साथ ही फिल्म निर्माता जॉन ह्यूजेस ने ह्यूजेस द्वारा लिखित एक कॉमेडी फिल्म होम अलोन 1990 का निर्देशन करने के लिए कोलंबस से संपर्क किया, जिसमें 8 वर्षीय केविन मैककेलिस्टर को 2 चोरों से अपने घर की रक्षा करनी होगी। कोलंबस ने शूटिंग शुरू होने से पहले नेशनल लैम्पून की क्रिसमस वेकेशन छोड़ दी थी, क्योंकि अभिनेता चेवी चेस के साथ एक व्यक्तित्व टकराव था, जिसके बारे में कोलंबस ने कहा था कि वह उनके साथ मिट्टी की तरह व्यवहार करता है। 15 कोलंबस को विशेष रूप से होम अलोन की पटकथा का क्रिसमस विषय पसंद आया और उन्होंने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 16 इसके बाद कोलंबस ने मैकाले कल्किन, जो पेस्की, डैनियल स्टर्न, जॉन हर्ड और कैथरीन ओहारा को मुख्य कलाकार के रूप में काम पर रखा। 17 2 अकादमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकित, यह फिल्म कल्किन की सफल भूमिका के रूप में काम करती थी। 18 19 शिकागो ट्रिब्यून के डेव केहर ने पहचानने योग्य पात्रों को लिखने के लिए ह्यूजेस की प्रशंसा की और कोलंबस की बुद्धि और गर्मजोशी के साथ निर्देशन के लिए प्रशंसा की। 20 होम अलोन को तब से छुट्टियों के मौसम के दौरान देखने के लिए एक क्लासिक माना जाता है। 21 1991 से 2000 हास्य और रोमांस। 1991 में कोलंबस ने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ओनली द लोनली 1991 लिखी और निर्देशित की, जिसमें जॉन ह्यूजेस सहनिर्माता थे। 13 जॉन कैंडी, मॉरीन ओहारा, एली शीडी और एंथनी क्विन अभिनीत इस फिल्म में शिकागो के एक पुलिसकर्मी को दिखाया गया है, जिसे अपनी मां और एक शर्मीले अंतिम संस्कार गृह कर्मचारी के बीच अपनी वफादारी को संतुलित करना होगा, जो मार्टी का एक ढीला रूपांतरण है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन करने के बावजूद कुछ अनुकूल समीक्षा हासिल करने में कामयाबी हासिल की। 22 1992 में
कोलंबस पहली फिल्म के सीक्वल का निर्देशन करने के लिए लौटे, जिसका शीर्षक होम अलोन 2 लॉस्ट इन न्यूयॉर्क था। अपने पूर्ववर्ती के समान प्रमुख कलाकारों की विशेषता होम अलोन 2 लॉस्ट इन न्यूयॉर्क 20 नवंबर 1992 को रिलीज हुई थी, जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने दमदार प्रदर्शन किया और दुनिया भर में $359 मिलियन की कमाई की। 23 द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए जेनेट मसलिन ने लिखा कि होम अलोन 2 की कल्पना भले ही आलस्य से की गई हो, लेकिन इसे अवसर की भावना और ढेर सारी छुट्टियों की खुशियों के साथ मंचित किया गया है। इस भूमिका में मिस्टर कल्किन की वापसी अप्रतिरोध्य है, भले ही इस पूरी तरह से स्वाभाविक हास्य अभिनेता को करने के लिए कुछ नया नहीं दिया गया हो। मिस्टर पेस्की और मिस्टर स्टर्न अपने किरदारों की मूर्खता में बहुत जोश भर देते हैं। 24 कोलंबस की अगली निर्देशित फिल्म मिसेस डाउटफायर 1993 थी, जो एनी फाइन के उपन्यास एलियास मैडम डाउटफायर का रूपांतरण थी, जो एक बेरोजगार पिता के बारे में है जो खुद को नानी के रूप में प्रच्छन्न करता है ताकि वह अपने बच्चों के साथ समय बिता सके। रॉबिन विलियम्स, सैली फील्ड और पियर्स ब्रॉसन अभिनीत। विलियम्स को अपनी पंक्तियों को सुधारने की रचनात्मक स्वतंत्रता दी गई थी, जिससे सभी कलाकारों और चालक दल को मनोरंजन मिला। 25 फिल्म को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा नवंबर 1993 में मिश्रित और सकारात्मक स्वागत के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने विलियम्स की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 72% की स्वीकृति रेटिंग दी। 26 रोजर एबर्ट विलियम्स को एक चंचल प्रतिभा कहते हैं। 28 इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता। 2013 में कोलंबस ने नेड विज्जिनी के साथ हाउस ऑफ सीक्रेट्स पुस्तक श्रृंखला का सहलेखन किया। 66 शीघ्र ही कोलंबस पर्सी जैक्सन श्रृंखला में लौट आए। पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स नामक सीक्वल के कार्यकारी निर्माता के रूप में। थोर फ्राइडेंटल द्वारा निर्देशित और पिछली किस्त से कलाकारों के बहुमत से अभिनीत, फिल्म ने दुनिया भर में $200.9 मिलियन की कमाई की। 67 हालांकि इसे एक विभाजित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। 68 कोलंबस ने अगली बार नाइट एट द म्यूजियम सीक्रेट ऑफ द टॉम्ब का निर्माण किया, जो नाइट एट द म्यूजियम श्रृंखला में अंतिम किस्त थी। दिसंबर 2014 में रिलीज हुई, यह फिल्म एक वित्तीय सफलता थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $363.2 मिलियन की कमाई की। 2014 में कोलंबस ने अपनी बेटी एलेनोर के साथ प्रोडक्शन कंपनी मेडेन वॉयेज पिक्चर्स की सहस्थापना की। 71 उन्होंने सबन कैपिटल ग्रुप और जैग एंटरटेनमेंट के साथ जैग एनिमेशन स्टूडियो नामक एक एनिमेशन स्टूडियो की भी सहस्थापना की। 72 कोलंबस ने साइंस फिक्शन कॉमेडी पिक्सल्स 2015 का निर्देशन किया। उन्होंने पहली बार एडम सैंडलर से इस परियोजना के बारे में जाना। उस मुठभेड़ के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे पिक्सल्स की स्क्रिप्ट दी जब हम इससे जुड़ गए। मेरी बेटी ने इसे पढ़ा और कहा, आपको यह फिल्म पढ़नी होगी। यह पूरी तरह से मजेदार और अप्रत्याशित है। 73 यह फिल्म पैट्रिक जीन की 2010 की इसी नाम की लघु फिल्म पर आधारित है, जिसमें आर्केड वीडियो गेम के रूप में पृथ्वी पर हमला करने वाले एलियंस को दिखाया गया है। मुख्य फोटोग्राफी में टोरंटो में 3 महीने लगे, जिसके बाद कंप्यूटर जनित इमेजरी और दृश्य प्रभाव लागू किए गए। सैंडलर, केविन जेम्स, मिशेल मोनागन, पीटर डिंकलेज, जोश गैर और ब्रायन कॉक्स। 74 द ऑस्टिन क्रॉनिकल की मार्जोरी बॉमगार्टन ने कहा कि फिल्म एकदम सपाट है और पहले घंटे के बाद उबाऊ हो जाती है, लेकिन उन्होंने 3D प्रभावों की प्रशंसा की जो एक्शन को बढ़ाते हैं। 75 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया। इसे हमारी आंखों और दिमाग पर हॉलीवुड के डिजिटल हमले का एक 3D रूपक, अथक और थका देने वाला कहा। 76 इसके अलावा 2015 में कोलंबस ने 3 फिल्मों के लिए एक निर्माता के रूप में काम किया।
अलौकिक हॉरर द विच, इतालवी ड्रामा मेडिटेरेनिया और एक कॉमेडी जिसका शीर्षक इट हैड टू बी यू है। 2016 के दौरान कोलंबस ने छोटे पैमाने पर और स्वतंत्र सुविधाओं का निर्माण किया। पहला, द यंग मसीहा, 7 साल के यीशु की एक काल्पनिक कहानी है जो मिस्र से नासरत लौटने पर अपने जीवन के बारे में सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है। दूसरा, तल्लुलाह, इलियट पेज, एलिसन जैनी और टैमी ब्लैंचर द्वारा अभिनीत एक कॉमेडी ड्रामा। फिल्म एक युवती के बारे में है जो एक बच्चे को उसकी लापरवाह मां से ले लेती है और बच्चे को अपना होने का नाटक करती है। तल्लुलाह का प्रीमियर 23 जनवरी 2016 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे 29 जुलाई 2016 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। 77, 78, 2017 में कोलंबस ने मेनाशे के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 79 और पैटी केक और आई किल जायंट्स के लिए एक निर्माता के रूप में काम किया। कोलंबस ने क्ले केटिस द्वारा निर्देशित एक पारिवारिक फिल्म द क्रिसमस क्रॉनिकल्स 2018 का भी निर्माण किया। 2018 में कोलंबस को फ्रेडी के 5 नाइट्स के फिल्म रूपांतरण के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। 80, लेकिन उन्होंने सितंबर 2021 तक इस परियोजना से हाथ पीछे खींच लिए। 81, 2019 में कोलंबस द लाइटहाउस के निर्माताओं में शामिल हो गए, जो रॉबर्ट एगर्स द्वारा निर्देशित एक फिल्म है और इसमें विलेम डेफो और रॉबर्ट पैटिंसन ने 2 लाइटहाउस रखवालों की भूमिका निभाई है जो अपना विवेक खो देते हैं। 82, 2018 में यह घोषणा की गई थी कि कोलंबस स्कूब के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेगा, जो स्कूबीडू फ्रेंचाइजी के पात्रों वाली एक एनिमेटेड साहसिक फिल्म है। 83, इसे 15 मई 2020 को रिलीज किया गया था। 84, उन्होंने द क्रिसमस क्रॉनिकल्स 2 का भी निर्देशन किया है। आगामी परियोजनाएं। कोलंबस को 2011 में घोषित होलो घोस्ट रीमेक के निर्देशक के रूप में जोड़ा गया है। 86, 2017 में कोलंबस ने कहा कि उन्होंने ग्रेमलिन्स 3 के लिए एक पटकथा लिखी है। 87, 18 अप्रैल 2024 को यह घोषणा की गई कि कोलंबस एम्बलिन पार्टनर्स के लिए रिचर्ड उस्मान के उपन्यास द थर्सरे मर्डर क्लब के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। 88 जनवरी 2025 में डेडलाइन द्वारा यह बताया गया कि कोलंबस वार्नर ब्रदर्स के लिए ग्रेमलिन्स और द गूनीज के सीक्वल लिख रहे थे, जिसकी बाद में स्टूडियो द्वारा पुष्टि की गई। 90 फिल्म निर्माण शैली। कोलंबस की फिल्में अक्सर अपरंपरागत और बिखराव वाले परिवारों की कहानियों पर आधारित होती है और ऐसे किरदारों को दर्शाती है जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं। समकालीन घरेलू जीवन की खोज के कारण उन्हें एक भावुक फिल्म निर्माता माना जाता है। 91 कोलंबस ने 2017 में कहा था, एक विषय जिसने मुझे हमेशा से आकर्षित किया है वह है एक ऐसा किरदार जो अपने परिवार को खोने की संभावना का सामना कर रहा है और इसका क्या मतलब है। 93 कोलंबस को भावनात्मक रूप से जीवंत दृश्य बनाने के लिए भी जाना जाता है और वह स्वीकार करते हैं कि उन्हें चरम भावनाएं आकर्षित करती है। 94 द गार्जियन के बुरहान वजीर कहते हैं कि कोलंबस ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो रोजमर्रा के अमेरिकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे हों जो बदलते, कभी कभी डराने वाले समाज के खिलाफ पारिवारिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। 1993 में कोलंबस ने कहा, मैं लोगों को दुनिया की कुरूपता दिखाने की वैधता को समझ सकता हूं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि फिल्मों के लिए लोगों में आशा की भावना छोड़ने की एक जगह है। अगर आपकी फिल्म ऐसा नहीं करने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि यह बनाने लायक है। 2 कल्चर वेबसाइट द टेक ने कहा कि कोलंबस अप्रशिक्षित बाल कलाकारों के साथ दिल को छू लेने वाली पारिवारिक फिल्में बनाने में माहिर है, लेकिन उन्हें अपने काम में अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट सिनेमाई शैली के बिना बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। 95 कोलंबस ने द विच के बाद से रॉबर्ट एगर्स के लिए एक संरक्षक के रूप में काम किया है।
जेके राउलिंग के 1997 के फंतासी उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन को पढ़ने के बाद कोलंबस ने फिल्म रूपांतरण को निर्देशित करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। 2000 में उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को इसके लिए निर्देशक के रूप में चुनने के लिए मना लिया। 11 यह फिल्म हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला की पहली किस्त है और इसे स्टीव क्लोव्स ने लिखा और डेविड हेमन ने निर्मित किया। कहानी हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में हैरी पॉटर के पहले वर्ष और एक प्रसिद्ध जादूगर के रूप में उसकी आत्मखोज के बाद की है। निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोलंबस अपने परिवार के साथ यूनाइटेड किंगडम चले गए। 11 कोलंबस ने कहा कि कास्टिंग प्रक्रिया बहुत गहन थी, लेकिन अंततः डैनियल रेडक्लिफ, रूपर्ट ग्रिंट और एम्मा वाटसन को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया। फिल्म का प्रीमियर 4 नवंबर 2001 को लंदन के ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में हुआ, जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली और दुनिया भर में $975.1 मिलियन की कमाई हुई। 41 फिल्म को इसके सेट, वेशभूषा, कास्टिंग, संगीत स्कोर, छायांकन और विशेष प्रभावों के लिए सराहा गया। 42 इसके अलावा इसे सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 43 2002 में कोलंबस ने राउलिंग के दूसरे उपन्यास पर आधारित दूसरी किस्त, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स 2002 का निर्देशन करने के लिए वापसी की। पहली फिल्म के अधिकांश कलाकारों को शामिल करते हुए कहानी हैरी पॉटर के स्कूल के दूसरे वर्ष का अनुसरण करती है, जब एक कक्ष खोला जाता है और एक राक्षस बाहर निकलता है। निर्माता डेविड हेमन ने कहा, सौभाग्य से हमें पहली फिल्म के अनुभव से लाभ हुआ। कलाकारों ने अपना उत्साह, आश्चर्य की भावना बनाए रखी है। 44 कोलंबस ने आंदोलन की स्वतंत्रता के लिए अधिक हैंडहेल्ड कैमरों का उपयोग करने का विकल्प भी चुना। 44 फिल्म 15 नवंबर 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स ने पहली फिल्म के समान आलोचनात्मक प्रशंसा साझा की और दुनिया भर में $879 मिलियन की कमाई की। 46 2003 बाफ्टा अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ विशेष दृश्य प्रभाव के लिए नामांकन मिला। 47 2004 में कोलंबस ने क्रिसमस विद द क्रैंक्स लिखा और निर्मित किया, जो जॉन ग्रिशम के 2001 के उपन्यास स्किपिंग क्रिसमस पर आधारित एक क्रिसमस कॉमेडी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन इसे ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली। 48 उसी वर्ष कोलंबस हैरी पॉटर श्रृंखला की तीसरी किस्त, हैरी पॉटर और प्रिजन ऑफ अज़्काबान के लिए लौट आए। पहली 2 फिल्मों से शारीरिक रूप से थक जाने के कारण उन्होंने निर्देशन न करने का फैसला किया, लेकिन हेमन और निर्देशक अल्फोंसो क्वारोन के साथ निर्माता के रूप में काम किया। 49 फिल्म का प्रीमियर 31 मई 2004 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ, जिसे आलोचकों की कड़ी प्रशंसा मिली और इसने दुनिया भर में $796.9 मिलियन कमाए। 51 इसके बाद उन्होंने 2005 में रेंट का निर्देशन किया, जो 1996 में इसी नाम के ब्रॉडवे संगीत पर आधारित एक संगीत नाटक था। मूल ब्रॉडवे कलाकारों में से 6 ने अभिनय किया और यह फिल्म 1989 से 1990 तक न्यूयॉर्क शहर के ईस्ट विलेज में रहने वाले कई बोहेमियन लोगों के जीवन और उनके संघर्षों को दर्शाती है। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। 53 2006 में कोलंबस ने नाइट एट द म्यूजियम के लिए एक निर्माता के रूप में काम किया, जो चित्रकार मिलान ट्रेंक द्वारा 1993 में इसी नाम की बच्चों की किताब पर आधारित एक फंतासी फिल्म थी और नाइट एट द म्यूजियम श्रृंखला की पहली किस्त है। फिल्म में बेन स्टिलर ने लैरी डेली की भूमिका निभाई है, जो एक पिता है जो अमेरिकी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में नौकरी के लिए आवेदन करता है और बाद में उसे पता चलता है कि प्रदर्शन रात में जीवंत हो उठते हैं। इसके बाद उन्होंने फैंटास्टिक फोर, राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर
2007 के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो पहली फिल्म की अगली कड़ी थी, जो व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। 2009 में उन्होंने नाइट एट द म्यूजियम, बैटल ऑफ द स्मिथसोनियन का निर्माण किया, जो श्रृंखला की दूसरी किस्त थी। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। जुलाई 2009 में फिल्म रिलीज हुई और इसे नकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने लिखा कि कोलंबस ने हर मजाक को फीका कर दिया है और अभिनेताओं का जीवन चूस लिया है, और कहा कि यह बेहद खराब है। 56 इस असफलता के बावजूद कोलंबस को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस, द लाइटनिंग थीफ 2010 का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था। यह फिल्म पर्सी जैक्सन श्रृंखला की पहली किस्त है और यह काल्पनिक ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित है। रिक रियोर्डन द्वारा 2005 का उपन्यास द लाइटनिंग थीफ, लोगन लर्मन के नेतृत्व में कलाकारों की टुकड़ी से अभिनीत फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और मूल श्रृंखला के प्रशंसकों द्वारा इसकी आलोचना की गई, लेकिन फरवरी में रिलीज होने पर इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। 57 फिल्म ने दुनिया भर में $226.4 मिलियन की कमाई की। 58 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने इसे साहसिक और अरुचिकर बताया और मूल कहानी को बदलने के लिए पटकथा लेखक क्रेग टिटले की आलोचना की। 59 टोरंटो स्टार की लिंडा बर्नार्ड ने कोलंबस की युवा दर्शकों को लुभाने की क्षमता की प्रशंसा की। 2011 वर्तमान एक निर्माता और पिक्सेल्स के रूप में फोकस। 2009 की शुरुआत में वैराइटी पत्रिका ने बताया कि कोलंबस माइकल बारनाथन और मार्क रेडक्लिफ कैथरीन स्टॉकेट के उपन्यास द हेल्प के फिल्म रूपांतरण पर काम कर रहे थे। 61 2011 में रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म का निर्देशन टेड टेलर ने किया था और कोलंबस निर्माता थे। फिल्म और उपन्यास नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान एक युवा श्वेत महत्वाकांक्षी पत्रकार, यूजेनिया स्कीटर फेलन और 2 अश्वेत नौकरानियों, एबिलीन क्लार्क और मिनी जैक्सन के साथ उसके संबंधों की कहानी को बयां करते हैं। फिल्म को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, जिसने दुनिया भर में $216.6 मिलियन की कमाई की। 62 रोजर एबर्ट ने इसे दिलचस्प और अद्भुत अभिनय के रूप में वर्णित किया। 63 84वें अकादमी पुरस्कारों में ऑक्टेविया स्पेंसर ने अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। फिल्म को 3 अन्य नामांकन भी मिले, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और जेसिका चेस्टेन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। 64 इस फिल्म ने मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट कलाकार प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीता। 1995 में कोलंबस ने अपनी स्वयं की प्रोडक्शन कंपनी 1492 पिक्चर्स की सहस्थापना की, जिसका नाम उस वर्ष के नाम पर रखा गया जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे, जो उनके अपने नाम पर एक शब्दक्रिया थी। 31 इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म लिखी और निर्देशित की, जो फ्रांसीसी फिल्म न्यूफ मोइस का रीमेक थी, जिसका शीर्षक 9 मंथ्स 1995 था, जिसे 1492 पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। एक रोमांटिक कॉमेडी 9 मंथ्स में ह्यूग ग्रांट, जूलियन मूर, टॉम अर्नोल्ड, जॉन क्यूसैक, जेफ गोल्डब्लम और रॉबिन विलियम्स ने अभिनय किया था। कहानी एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है जिसे पता चलता है कि उसकी लंबे समय से प्रेमिका गर्भवती है और उसे अपनी जीवन शैली बदलनी है। हालांकि फिल्म की कुप्रबंधन के लिए आलोचना की गई थी। 13 यह एक व्यावसायिक सफलता थी। लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए लिखते हुए केनेथ तुरान ने रॉबर्ट्स और हैरिस के अभिनय की प्रशंसा की, जबकि स्क्रिप्ट में ईमानदार क्षणों की एक छोटी सी संख्या थी। 33-50 मिलियन डॉलर के अनुमानित बजट के साथ फिल्म ने दुनिया भर में $159.7 मिलियन की अच्छी कमाई की। 34 सेरेंडन को मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन भी मिला। 35 कोलंबस ने अपने अगले प्रोजेक्ट 1999 के बाइसेंटेनियल मैन के लिए रॉबिन विलियम्स के साथ फिर से सहयोग किया।
इसहाक असिमोव और रॉबर्ट सिल्वरबर्ग के उपन्यास द पॉजिट्रॉनिक मैन पर आधारित यह फिल्म एक रोबोट की कहानी बताती है जो मानव जैसा बन जाता है और भावनाओं को प्राप्त करता है। सहायक कलाकारों में सैम नील, एम्बेथ डेविड्स, वेंडी क्रूसन और ओलिवर प्लैट शामिल थे। यह फिल्म 17 दिसंबर 1999 को रिलीज हुई थी और यह एक व्यावसायिक विफलता थी जिसने $100 मिलियन के बजट से $87.4 मिलियन की कमाई की। 36 फिल्म के लिए आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। बीबीसी के बेन फॉक ने इसे सबसे खराब तरह की फिल्म जिसमें कोई दिशा नहीं, कोई पहचान नहीं और सबसे बढ़कर कोई दिल नहीं बताया। 37 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के पीटर स्टैक ने फिल्म के बारे में कहा, यह थोड़ी अजीब और तनावपूर्ण है। कॉमेडी से ज्यादा चाशनी भरा मेलोड्रामा। इसमें विलियम्स की सामान्य उन्मत्त हरकतों का ज्यादा समावेश नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी की तारीफ की गई है। 38 बाइसेंटेनियल मैन को 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कैथरीन फ्रांसिस ब्रांड, जन्म 13 जनवरी 1979, जिन्हें कैटी ब्रांड के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेजी अभिनेत्री, हास्य कलाकार और लेखिका है जो अपनी ITV 2 श्रृंखला कैटी ब्रांड के बिग एस शो 1, 2 और चैनल 4 पर कॉमेडी लैब स्लैप के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ब्रांड का जन्म 1979 में इंग्लैंड के बकिंघमशायर में हुआ था और बचपन में उन्हें अपनी छापों से लोगों को हंसाने में मजा आता था। 3 ब्रांड ने हर्टफोर्डशायर के चोर्लीवुड स्थित सेंट क्लेमेंट डेंस स्कूल में पढ़ाई की। 13 साल की उम्र में अपने इंजील ईसाई दोस्तों के साथ गर्मियों की छुट्टियों के बाद उन्होंने उनके धर्म को अपना लिया और हफ्ते में 5 बार चर्च जाती थीं। 4 केबल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित। 5 6 फिर एक छात्र के रूप में उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं को खो दिया। 7 3 2007 में इवनिंग स्टैंडर्ड के लिए साक्षात्कार में उन्होंने टिप्पणी की, लगभग 1 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि यह ज्यादातर बकवास था और जब आप 13 साल के होते हैं तो चीजें कभी भी उतनी सरल नहीं होती जितनी लगती है। 4 ऑक्सफोर्ड में रहते हुए उन्होंने ऑक्सफोर्ड रिव्यू और विश्वविद्यालय की नाटकीय सोसाइटी में शामिल होकर कॉमेडी, संगीत और गंभीर नाटक लिखना और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 3 ब्रांड ने मई 2021 में प्रसारित एक संस्करण में सेलिब्रिटी मास्टरमाइंड जीता। आजीविका। स्नातक होने के बाद ब्रांड ने एक कलाकार के रूप में काम नहीं किया, बल्कि 5 साल तक टेलीविजन प्रोडक्शन में रोजगार प्राप्त किया। 3 लेकिन विश्वविद्यालय के समकालीनों के साथ उनके सामाजिक मुठभेड़ों ने अंततः उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में काम करने की कोशिश करने के लिए राजी कर लिया। 8 2004 में उन्होंने एक कॉमेडी मोनोलॉग लिखा जिसे उन्होंने लंदन के कुछ पब में प्रदर्शित किया। इसके बाद वे ईलिंग लाइव, एक साप्ताहिक लाइव स्पॉट में शामिल हो गईं। 3 ब्रांड ने 2005 में एडिनबर्ग फ्रिंज में अपने एकल स्टैंड अप एक्ट के साथ अपना नाम स्थापित किया। 3 2008 में उन्होंने कैथरीन पार्किंसन, जो विश्वविद्यालय की उनकी एक दोस्त थीं, के साथ मिलकर BBC रेडियो 4 की माउथ ट्रैप नामक श्रृंखला में काम किया। 9 ब्रांड ने कैटी ब्रांड के बिग एस टूर 2010 में प्रदर्शन किया। 11 उन्होंने 2010 में स्पोर्ट रिलीफ के लिए लेट्स डांस में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने बेयोंस के सिंगल लेडीज पुट अ रिंग ऑन इट पर नृत्य किया। 12 इसके अलावा 2010 में उन्होंने द हुजियर्स के गीत स्टॉप गिविंग मी वर्सेज में अतिथि भूमिका निभाई, जो अब तक जारी सबसे लंबे एकल के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने का एक प्रयास था। 13 2011 में ब्रांड ने BBC लर्निंग प्रोजेक्ट ऑफ बाय हार्ट शेक्सपियर में भाग लिया, जहां उन्होंने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम से टाइटेनिया की भूमिका निभाई और आउट ऑफ दिस वुड डोंट डिजायर टू गो भाषण दिया। 14 2011 में उन्होंने नेवर माइंड द बजकॉक्स के चिल्ड्रन इन नीड स्पेशल एपिसोड की अतिथि मेजबानी की। 15 और शो के कई अन्य एपिसोड में भाग लिया। 16 17
दिसंबर 2012 में उन्होंने डांस शो स्ट्रिक्टली कम डांसिंग के 2012 क्रिसमस स्पेशल में भाग लिया। उनके साथी एंटोन डू बेके थे, वे दूसरे से आखिरी स्थान पर रहे। 18 ब्रांड ने पेंगुइन बुक्स के लिए पेंगुइन पॉडकास्ट को फरवरी 2021 तक प्रस्तुत किया। 19 जिसमें माइकल मोरपुरगो, वॉरहॉर्स, मार्कस जुसाक, द बुक थीफ और गैबोरे सिदीबे जैसे लेखकों के साक्षात्कार शामिल थे। 20 उन्होंने अपना पहला उपन्यास ब्रेंडा मोंक इज फनी 2014 में प्रकाशित किया, जो एक महिला की कहानी है जो एक हास्य कलाकार के रूप में अपना करियर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। 3 अनीता डॉबसन अभिनीत उनका पहला नाटक 3 वीमेन मई 2018 में ट्राफल्गर स्टूडियो 2 में खुला और सैमुअल फ्रेंच द्वारा प्रकाशित किया गया। 20 उनकी नवीनतम पुस्तक आई कैरीड ए वाटरमेलन अक्टूबर 2019 में हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई। रिचर्ड उस्मान, जन्म 28 नवंबर 1970, एक अंग्रेजी टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता, निर्माता और उपन्यासकार है। वे BBC वन टेलीविजन क्विज शो पॉइंटलेस के निर्माता और पूर्व सह प्रस्तुतकर्ता है। उन्होंने BBC 2 क्विज शो 2 ट्राइब्स और रिचर्ड उस्मान्स हाउस ऑफ गेम्स प्रस्तुत किए हैं और कॉमेडी पैनल शो इंसर्ट नेम हियर और द फेक न्यूज शो में टीम के कप्तान रहे हैं। वे वुड आई लाई टू यू और QI सहित ब्रिटिश कॉमेडी पैनल शो में भी दिखाई दिए हैं। उस्मान ने टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी एंडेमोल UK के क्रिएटिव डायरेक्टर बनने से पहले है ट्रिक प्रोडक्शंस में काम किया था, जहां उन्होंने ITV के लिए प्राइज आइलैंड और चैनल 4 के लिए डील और नो डील जैसे शोज का निर्माण किया था। वे सबसे ज्यादा बिकने वाले थर्सरे मर्डर क्लब रेहे से उपन्यासों के लेखक हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उस्मान का जन्म 28 नवंबर 1970 को बिल्ली के एसेक्स में हुआ था। 1-2 उनके पिता ब्रेंडा राइट और डेविड उस्मान थे। जब वह 9 साल के थे, तब उनके पिता परिवार से अलग हो गए, जिसके बारे में उस्मान कहते हैं कि इसने उनके जीवन भर मुश्किलें खड़ी कीं। उनकी मां ने शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में पढ़ाई की और परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे कमाना उनके लिए एक संघर्ष साबित हुआ। 4 उनके बड़े भाई संगीतकार मैट उस्मान है, जो रॉक बैंड स्वेड के बास गिटार वादक है। 5 दोनों लड़के वेस्ट ससेक्स के हेवर्ड्स हीथ में पले बड़े। 4 उस्मान ने यार्डली कोर्ट, उद्धरण वांछित और ककफील्ड के वार्डन पार्क स्कूल में पढ़ाई की। 6 स्कूल में रहते हुए ही उन्होंने अपना पहला प्रसारण अनुभव टर्न इट अप में एक नियमित योगदानकर्ता के रूप में प्राप्त किया, जो एक ओपनेक से संगीत शो था जो रविवार शाम को BBC रेडियो ससेक्स पर प्रसारित होता था। उद्धरण वांछित। 1989 से 1992 तक उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में राजनीति और समाजशास्त्र का अध्ययन किया, जहां वे पॉइंटलेस के सह प्रस्तुतकर्ता अलेक्जेंडर आर्मस्ट्रांग के समकालीन थे, जो अंग्रेजी पढ़ते थे। 7-8 टेलीविजन करियर। उत्पादन। उस्मान ने ब्रिटिश गेम शो में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जिसमें चैनल 4 का कॉमेडी पैनल गेम 8 आउट ऑफ 10 कैट्स और व्यंग्यात्मक कॉमेडी 10 o'clock लाइव शामिल है। वे टीवी कंपनी एंडेमोल UK में क्रिएटिव डायरेक्टर थे, जहां उन्होंने BBC को पॉइंटलेस का आइडिया दिया था, और 2009 में जब यह शो लॉन्च हुआ, तो वे अपने पूर्व विश्वविद्यालय मित्र अलेक्जेंडर आर्मस्ट्रांग के साथ इसके सह प्रस्तुतकर्ता भी बने। उस्मान ने 2013 में अल्पकालिक ITV गेम शो प्राइज आइलैंड बनाया। 9 उनकी अन्य उपलब्धियों में हुज लाइन इज इट एनीवे, टोटल वाइपआउट और गेम शो 24 ओवर क्विज शामिल है। उस्मान ने BBC वन के टोटल वाइपआउट के लिए पटकथा संपादक के रूप में काम किया। 1999 में उन्होंने डेविड वॉलियम्स और मैट लुकास के साथ चैनल 4 के सिटकॉम बॉयज अनलिमिटेड का निर्माण और लेखन किया। 2005 में उन्होंने एनिमेटेड चैनल 4 के सिटकॉम ब्रोमवेल हाई का सह-निर्माण और लेखन किया। 10-11-12 उस्मान ने 2020 में एंडेमोल छोड़ दिया। 13 प्रस्तुत करना और व्यर्थ। 2009 से 2022 तक
उस्मान ने होस्ट अलेक्जेंडर आर्मस्ट्रांग के साथ BBC वन टी टाइम क्विज शो पॉइंटलेस को सह प्रस्तुत किया। उन्होंने इस शो की शुरुआत की थी जहां उन्हें मजाक में आर्मस्ट्रांग का पॉइंटलेस फ्रेंड कहा जाता है। पहले कैमरे के पीछे की भूमिकाओं में काम करने के बाद उस्मान को सह प्रस्तुतकर्ता सहायक के रूप में यह काम तब मिला जब उन्होंने BBC के डेटाइम प्रमुखों के एक पैनल के सामने शो का विचार रखा और प्रदर्शन में सहायक की भूमिका निभाई। 14-15 उस्मान ने अक्टूबर 2013 में हैव आई गॉट न्यूज फॉर यू की अतिथि मेजबानी की। 15-16 2014 में उन्होंने टू ट्राइब्स नामक एक नया BBC 2 क्विज शो प्रस्तुत करना शुरू किया। फरवरी 2015 में एक दूसरी श्रृंखला का प्रसारण शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 2014 से उन्होंने द वन शो के एपिसोड को अतिथि प्रस्तुत किया। 2016 की शुरुआत में वह BBC 2 कॉमेडी पैनल शो इंसर्ट नेम हियर में एक टीम के कप्तान थे जिसकी मेजबानी सुपरकिंग्स ने की थी। जनवरी 2017 में प्रसारण शुरू करने के लिए एक दूसरी श्रृंखला शुरू की गई थी। जेनिफर टॉड, जन्म 3 अक्टूबर 1969, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता है। MGM स्टूडियोज के साथ उनकी एक फर्स्ट लुक फिल्म डील है और 20वें टेलीविजन के साथ एक विशेष टेलीविजन डील में थॉमस कैल के साथ उनकी साझेदारी है। उन्होंने माइकल डी लुका के साथ 89वें और 90वें अकादमी पुरस्कारों का सहनिर्माण किया। दोनों शो के निर्माण के लिए उन्हें एमी के लिए नामांकित किया गया था। इससे पहले वह अभिनेता बेन एफ्लेक और मैट डेमन की प्रोडक्शन कंपनी पर्ल स्ट्रीट फिल्म्स की अध्यक्ष रह चुकी है। 1 जीवन और करियर। टॉड का जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके काम में ऑस्टिन पॉवर्स की 3 फिल्में बॉयलर रूम, प्राइम, मस्ट लव डॉग्स और मेमेंटो शामिल है, जिनके निर्माण के लिए उन्हें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड मिला। जेनिफर ने अपनी बहन सुजैन टॉड के साथ मिलकर निर्माण किया है, जो खुद भी एक निर्माता है। वह केविन बेकन और एल्डिस हॉज अभिनीत शोटाइम सीरीज सिटी ऑन अ हिल का निर्माण करती है, जिसका दूसरा सीजन 2021 में प्रसारित हुआ था। उन्होंने 2020 में रिलीज हुई बेन एफ्लेक अभिनीत WB के लिए द वे बैक का भी निर्माण किया। टॉड ने इवान राचेल वुर और जिम स्टर्गेस अभिनीत और जूली टेमर निर्देशित अक्रॉस द यूनिवर्स और ग्रिफिन डन निर्देशित द एक्सीडेंटल हस्बैंड का भी निर्माण किया, जिसमें उमा थुरमन, कॉलिन फर्थ और जेफरी डीन मॉर्गन ने अभिनय किया। उन्होंने रिचर्ड डी जैनक के साथ 2010 की फिल्म एलिस इन वंडरलैंड का निर्माण किया, जिसमें हेलेना बोनहम कार्टर, एनी हैथवे, मिया वासिकोस्का और जॉनी डेप ने अभिनय किया और टिम बर्टन द्वारा निर्देशित थी। 2 टॉड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज और एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज की सदस्य है। 2018 में उन्हें प्रोड्यूसर्स ब्रांच के गवर्नर के रूप में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चुना गया था। पुरस्कार। 89वें ऑस्कर में एमी उत्कृष्ट विशेष श्रेणी कार्यक्रम के लिए नामांकित। 90वें ऑस्कर में एमी उत्कृष्ट विशेष श्रेणी कार्यक्रम के लिए नामांकित। इफ दीज वॉल्स कुड टॉक 2 के कलाकारों और रचनाकारों को रचनात्मक कार्य में उत्कृष्टता और नवीनता के लिए वीमेन इन फिल्म लूसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसने टेलीविजन के माध्यम से महिलाओं की धारणा को बढ़ाया है। 3 मेमेंटो 2002 में 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित, सर्वश्रेष्ठ फीचर सहित 3 स्वतंत्र स्पिरिट पुरस्कार जीते। 4 अक्रॉस द यूनिवर्स 2008 अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए नामांकित, गोल्डन ग्लोब सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर संगीत में या हास्य। साहित्यिक कैरियर। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध लेखन महोत्सव ब्लडी स्कॉटलैंड में रिचर्ड उस्मान। पेंगुइन रैंडम हाउस की सहायक कंपनी वाइकिंग प्रेस ने 2019 में 10 प्रकाशकों की नीलामी में 7 अंकों की राशि में उस्मान के डेब्यू उपन्यास द थर्सरे मर्डर क्लब और एक अन्य उपन्यास के अधिकार हासिल किए। 21
उस्मान का पहला अपराध उपन्यास 3 सितंबर 2020 को प्रकाशित हुआ था। 22 थर्सरे मर्डर क्लब सीरीज केंट के एक लग्जरी रिटायरमेंट विलेज में सेट की गई है, जहां 4 निवासी अपराध के मामलों की जांच करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें एक लाइव मर्डर मिस्ट्री भी शामिल है। 23 उस्मान ने अगस्त 2020 में पुष्टि की कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने पुस्तक के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए हैं। 24 प्रकाशन के बाद पहले 3 दिनों में पुस्तक की 45,000 यूके हार्डबैक प्रतियां बिकी और मार्च 2021 तक यूके में इसकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं। 25 गैरप्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। श्रृंखला के पहले उपन्यास के बाद 2021 में द मैन हू डाइड ट्वाइस, 2022 में द बुलेट दैट मिस्ड, 26, 27 और 2023 में द लास्ट डेविल टू डाई आए। 28, 29 द लास्ट डेविल टू डाई न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर पहुंच गया। 30 श्रृंखला की 5वीं पुस्तक, जिसका नाम द इम्पॉसिबल फॉर्च्यून है, सितंबर 2025 में रिलीज होने की योजना है। 31 उस्मान की नवीनतम पुस्तक वी सॉल्व मर्डर्स एक नई श्रृंखला की पहली पुस्तक है। यह सितंबर 2024 में प्रकाशित होगी। 32 अन्य गतिविधियों। उस्मान ने द बर्थडे गेम पॉडकास्ट प्रस्तुत किया। 33 2021 में उन्होंने प्रीमियम रेडीमील ब्रांड चार्ली बिघम के पॉडकास्ट विज्ञापनों में काम किया। 34 दिसंबर 2021 में उस्मान बीबीसी रेडियो 4 के डेजर्ट आइलैंड डिस्क के अतिथि थे। 35 9 जून 2022 को उस्मान बीबीसी के कार्यक्रम हु डू यू थिंक यू आर का विषय थे, जिसमें उन्हें पता चला कि उनका एक दूर का रिश्तेदार एक प्रसिद्ध विक्टोरियन हत्याकांड में शामिल था। 36 37 38 व्यक्तिगत जीवन। उस्मान का जन्म निस्टाग्मस के साथ हुआ था, जो एक आंख की स्थिति है जो उसकी दृष्टि को काफी कम कर देती है। 39 वह अपनी स्क्रिप्ट को कंठस्थ कर लेता है, क्योंकि उसकी स्थिति के कारण ऑटोक्यू पढ़ना मुश्किल हो जाता है। 40 उसे बचपन से ही खाने की लत थी और उसने कहा कि उसने इस विकार के लिए चिकित्सा की थी, लेकिन उसका मानना था कि यह जीवन भर रहेगा। 35 41 उस्मान की पहली शादी से 2 बच्चे हैं, जो तलाक में समाप्त हो गई। 2 41 3 दिसंबर 2022 को उन्होंने इंग्रिड ओलिवर से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई जब वह रिचर्ड उस्मान के हाउस ऑफ गेम्स में एक प्रतियोगी थीं। 42 6 दिसंबर 2011 को उस्मान ने हीट का वियर्डेस्ट क्रश अवार्ड जीता। 43 2013 में वह फुलहम एफसी में सीजन टिकट धारक थे। 44 2021 तक उस्मान पश्चिम लंदन के चिस्विक में रह रहे थे। 45 46 उस्मान अपने कद के लिए उल्लेखनीय है, जो 6 फीट 7 इंच 2.01 मीटर लंबा है, जिसे उन्होंने कई कारणों में से एक के रूप में उल्लेख किया है कि वह MI6 के लिए जासूस बनने में सफल नहीं हुए। डेम हेलेन मिरेन बटा एमारेन बटा जन्म इलीना लिडिया मिरोनॉफ 26 जुलाई 1945 एक अंग्रेजी अभिनेता है। 6 दशकों से अधिक के स्क्रीन और स्टेज करियर के साथ उनकी उपलब्धियों में 1 अकादमी पुरस्कार, 5 एमी पुरस्कार, 1 टोनी पुरस्कार, 1 बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, 3 बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार और 1 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार शामिल है। वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने यूएस और यूके ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग दोनों हासिल किए हैं, और उन्हें बाफ्टा फेलोशिप, मानद गोल्डन बियर और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। मिरेन को 2003 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा डेम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर DBE बनाया गया था। मिरेन ने 18 साल की उम्र में नेशनल यूथ थिएटर में एक कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने एंटनी एंड क्लियोपेट्रा 1965 में क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाई। बाद में वह रॉयल शेक्सपियर कंपनी में शामिल हो गई और 1975 में वेस्ट एंड में अपना पहला स्टेज डेब्यू किया।
पीटर मॉर्गन के नाटक द ऑडियंस 2013 में एलिजाबेथ द्वितीय की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार मिला। उन्होंने ब्रॉडवे पर भी यही भूमिका दोहराई और नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार जीता। उन्हें ए मंथ इन द कंट्री 1995 और द रांस ऑफ डेथ 2002 के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मिरेन की पहली क्रेडिट फिल्म भूमिका हेरोस्ट्रेटस 1967 में थी और उनकी पहली प्रमुख भूमिका एज ऑफ कंसेंट 1969 में थी। उन्हें ओ लकी मैन 1973, कैलिगुला 1979, द लॉन्ग गुड फ्राइडे 1980, एक्सकैलिबर 1981, द मॉस्किटो कोस्ट 1986 और द कुक, द थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर 1989 में अपनी भूमिकाओं के लिए और अधिक पहचान मिली। ड्रामा द क्वीन 2006 में एलिजाबेथ द्वितीय के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने से पहले उन्हें द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज 1994 और गोस्फोर्ड पार्क 2001 में अपने अभिनय के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। उन्हें द लास्ट स्टेशन 2009 में अपने प्रदर्शन के लिए फिर से नामांकित किया गया था। वह एक्शन फिल्म रेड 2010 और इसके 2013 सीक्वल के साथ साथ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 4 फिल्मों में भी दिखाई दी है। टेलीविजन पर मिरेन ने आईटीवी के पुलिस प्रक्रियात्मक प्राइम सस्पेक्ट 1991 से 2006 में डीसीआई जेन टेनिसन की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार और मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार अर्जित किए। 13 उन्होंने शोटाइम टेलीविजन फिल्म द पैशन ऑफ एन रैंड 1999 में एन रैंड और एचबीओ मिनी सीरीज एलिजाबेथ आई 2005 में क्वीन एलिजाबेथ आई की भूमिका निभाने के लिए एमी पुरस्कार भी अर्जित किए। 14 उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में डोर टू डोर 2002, फिल स्पेक्टर 2013, कैथरीन द ग्रेट 2019। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। इलियाना लिडिया मिरोनोफ का जन्म 26 जुलाई 1945 को लंदन के हैमरस्मिथ जिले में क्वीन चार्लोट और चेल्सी अस्पताल में हुआ था। 15, 16 एक अंग्रेजी माँ और रूसी पिता के घर। 17 उनकी माँ कैथलीन किट्टी एलेक्जेंड्रिना ईवा मटिल्डा नी रोजर्स 1908 से 1996 वेस्ट हैम की एक मजदूर वर्ग की महिला थी, जो एक कसाई से पैदा हुए 14 बच्चों में से 13वीं थीं, जिनके अपने पिता महारानी विक्टोरिया के कसाई थे। 17, 18 मिरेन के पिता वसीली पेट्रोविच मिरोनोफ 1913 से 1980 15वीं शताब्दी के पहले भाग में रूसी कुलीनता के एक पुराने निर्वासित परिवार के सदस्य थे। जब वह 2 साल के थे। 17, 19 प्योत्र वासिलिविच मिरोनोव के पास रूसी साम्राज्य में गजात्स्क, अब गागरिन, के पास एक बड़ी पारिवारिक संपत्ति थी। 20 उनकी माँ मिरेन की परदादी काउंटेस लिडिया एंड्रीवना कामेंस्काया 1848 से 1928 थीं, जो एक कुलीन महिला थी और नेपोलियन युद्धों में एक प्रमुख रूसी जनरल काउंट मिखाइल फेडोटोविच कामेंस्की की वंशज थीं। 9, 21 उनके दादा प्योत्र वासिलिविच मिरोनोव ने भी शाही रूसी सेना में कर्नल के रूप में सेवा की और 1904 के रूस जापानी युद्ध में लड़े। बाद में वह निकोलस द्वितीय की सेवा में एक राजनयिक बन गए और ब्रिटेन में एक हथियार सौदे पर बातचीत कर रहे थे, जब वह और उनका परिवार 1917 में रूसी क्रांति में फंस गए थे। वासिली मिरोनोफ ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लंदन फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ वायोला भी बजाया था। 17 युद्ध के दौरान वह एक एम्बुलेंस चालक थे और ब्लिट्ज के दौरान लंदन के ईस्ट एंड में सेवा की थी। 25 उन्होंने और कैथलीन रोजर्स ने 1938 में हैमरस्मिथ में शादी की और 1951 से पहले किसी समय उन्होंने अपना पहला नाम बेसिल रख लिया। 26 हेलेन के जन्म के तुरंत बाद उसके पिता ने ऑर्केस्ट्रा छोड़ दिया और परिवार का समर्थन करने के लिए टैक्सी चलाने लगे। बाद में उन्होंने
एक ड्राइविंग टेस्ट परीक्षक के रूप में काम किया, फिर परिवहन मंत्रालय में एक सिविल सेवक बन गए। 6/17/1951 में उन्होंने डीड पोल द्वारा परिवार का नाम बदलकर मिरेन रख लिया। 26 उनकी एक बड़ी बहन कैथरीन केट, जन्म 1942 है, और उनका एक छोटा भाई पीटर बेसिल 1947 से 2002 था। 28 उनकी चचेरी बहन तानिया मेलेट थीं, जो एक मॉडल और बॉन्ड गर्ल थीं। 29 मिरेन का पालन पोषण लेहनसी, एसेक्स में हुआ। 30 मिरेन ने वेस्ट क्लिफॉन्सी में हेमलेट कोर्ट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने हंसल और ग्रेटेल के स्कूल प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाई। 31 32 और साउथहेम्पटन में सेंट बर्नार्ड हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में, जहां उन्होंने स्कूल प्रोडक्शंस में भी अभिनय किया। बाद में उन्होंने लंदन में एक शिक्षण कॉलेज, न्यू कॉलेज ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में दाखिला लिया, जो गोल्डर्स ग्रीन में नॉर्थ एंड रोड पर अन्ना पावलोवा के पुराने घर आइवी हाउस के भीतर स्थित था। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने राष्ट्रीय युवा रंगमंच एनवाईटी के लिए ऑडिशन पास किया, और 20 वर्ष की आयु में उन्होंने ओल्ड विक में एंटनी और क्लियोपेट्रा के एनवाईटी प्रोडक्शन में क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाई, एक भूमिका जो वह कहती है, मेरे करियर का शुभारंभ। आजीविका 1965 से 1979 रॉयल शेक्सपियर कंपनी और प्रशंसा। नेशनल यूथ थिएटर में अपने काम के परिणामस्वरूप मिरेन को रॉयल शेक्सपियर कंपनी आरएसी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। आरएसी के साथ रहते हुए उन्होंने ट्रेवर नन की 1966 में द रिवेंजर्स ट्रेजेडी के मंचन में कास्टिजा, ऑलस वेल दैट एंड्स वेल 1967 में डायना, ट्रॉयलस एंड क्रेसिरा 1968 में क्रेसिरा, एज यू लाइक इट 1968 में रोजलिंड 35, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1970 में जूलिया, एल्डविक 1971 में गोर्की के एनिमीज में तातियाना, और द अदर प्लेस 1971 में मिस जूली में शीर्षक भूमिका निभाई। वह 1965 और 1967 के बीच मैनचेस्टर के यूनिवर्सिटी थिएटर में सेंचुरी थिएटर के लिए ब्रह्मा मरे द्वारा निर्देशित 4 प्रस्तुतियों में भी दिखाई दीं। 1970 में निर्देशक और निर्माता जॉन गोल्डश्मिट ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान मिरेन के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्म डूइंग हर ओन थिंग बनाई। एटीवी के लिए बनाई गई यह फिल्म यूके में आईटीवी नेटवर्क पर दिखाई गई। 1972 और 1973 में मिरेन ने पीटर ब्रुक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर थिएटर रिसर्च के साथ काम किया और समूह के उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका के दौरे में शामिल हुई, जिसके दौरान उन्होंने द कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स का निर्माण किया। इसके बाद वह आरएसी में वापस शामिल हो गई और 1974 में स्ट्रैटफोर्ड में और 1975 में एल्डविक थिएटर में लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई। 1976 में वह लॉरेंस ओलिवियर, एलन बेट्स और मैल्कम मैकडोवेल के साथ लॉरेंस ओलिवियर प्रेजेंट्स श्रृंखला के एक भाग के रूप में हेरोल्ड पिंटर के द कलेक्शन के निर्माण में दिखाई दीं। सैली ब्यूमन ने आरएसी के अपने 1982 के इतिहास में बताया कि मिरेन ने नन के मैकबेथ 1974 में अभिनय करते हुए और द गार्जियन अखबार को लिखे एक पत्र में नेशनल थिएटर और आरएसी दोनों की उनके भव्य निर्माण व्यय के लिए तीखी आलोचना की थी, इसे थिएटर की कला के लिए अनावश्यक और विनाशकारी घोषित किया था, और आगे कहा था, एक महान नाटक के अभिनय में सत्य, भावना और कल्पना के जिन क्षेत्रों तक पहुंचा जा सकता है, वे अब और भी दूर होते जा रहे हैं, अक्सर वेशभूषा और तकनीकी बारीकियों के बीच पूरी तरह से अप्राप्य। इस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई और संसद में एक प्रश्न उठा। आरएसी की इस फटकार का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला। 37-38 सितंबर 1975 में वेस्ट एंड के रॉयल कोर्ट थिएटर में उन्होंने डेविड हेयर के संगीत नाटक टीथ एन स्माइल्स में मैगी नामक एक रॉक स्टार की भूमिका निभाई। अगले वर्ष मई 1976 में विंधम थिएटर में नाटक के पुनरुद्धार में उन्होंने भूमिका दोहराई। नवंबर 1975 से शुरू होकर मिरेन ने वेस्ट एंड रिपर्टरी में लिरिक थिएटर कंपनी के साथ द सीगल में नीना और बेन ट्रेवर्स के नए प्रहसन द बेड बिफोर येस्टरडे में एला की भूमिका निभाई। मिरेन हार्लोस गुड टाइम गर्ल के रूप में बेहद कामुक है।
माइकल बिलिंगटन, द गार्जियन। 1977 में स्ट्रैटफोर्ड के आरएसी में और उसके अगले वर्ष एल्डविच में उन्होंने टेरी हैंड्स द्वारा निर्मित हेनरी सिक्स के 3 भागों में एक दृढ़ रानी मार्गरेट की भूमिका निभाई, जबकि 1979 में उन्होंने रिवरसाइड स्टूडियो में पीटर गिल द्वारा निर्मित मेजर फॉर मेजर में इसाबेला की भूमिका के लिए शानदार प्रदर्शन किया और प्रशंसा अर्जित की। मिरेन ने अपने पूरे करियर में कई फिल्मों में काम किया है। उनकी कुछ प्रारंभिक फिल्मों में हेरोस्ट्रेटस 1967, निर्देशक डॉन लेवी, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1968, एज ऑफ कंसेंट 1969 और ओ लकी मैन 1973 शामिल है। 1980 से 1999 शुरुआती फिल्म भूमिकाएं और प्राइम सस्पेक्ट। मिरेन को द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज 1994 में क्वीन चार्लोट की भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। 1981 में मिरेन ब्रायन फ्रेल की फेथ हीलर के लंदन प्रीमियर के लिए रॉयल कोर्ट लौटीं। उसी वर्ष उन्होंने जॉन वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी की शीर्षक भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की, जो मैनचेस्टर के रॉयल एक्सचेंज थिएटर का एक प्रोडक्शन था, जिसे बाद में लंदन के चौक फार्म में द राउंड हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया था। द संडे टेलीग्राफ के लिए उनके चित्रण की समीक्षा करते हुए फ्रांसिस किंग ने लिखा, मिस मिरेन ने कभी भी इस बात में संदेह नहीं छोड़ा कि उनकी अनुपस्थिति में भी यह उत्साही, खूबसूरत महिला कहानी का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। द रोरिंग गर्ल में मोल कटपर्स के रूप में उनके प्रदर्शन में जनवरी 1983 में रॉयल शेक्सपियर थिएटर में और अप्रैल 1983 में बार्बिकन थिएटर में। माइकल कोवेनी, फाइनेंशियल टाइम्स, अप्रैल 1983। 39 इस दौरान मिरेन ने कैलिगुला 1979, 40, 41, द लॉन्ग गुड फ्राइडे 1980 में भूमिकाएं निभाईं, बॉब होस्किंस के साथ सहअभिनय किया, जो उनकी सफल फिल्म भूमिका थी, 42, एक्सकैलिबर 1981, 2010, 1984, व्हाइट नाइट्स 1985, द मॉस्किटो कोस्ट 1986, पास्कली आइलैंड 1988 और व्हेन द व्हेल्स केम 1989। मिरेन के टेलीविजन प्रदर्शनों में कजिन बेटे 1971, एज यू लाइक इट 1979, ब्लू रिमेंबर हिल्स 1979 और द ट्वाइलाइट जोन एपिसोड डेड वुमन शूज 1985। 1989 की शुरुआत में मिरेन ने आर्थर मिलर की डबल बिल टू वे मिरर के लंदन प्रीमियर में यंग विक में बॉब पेक के साथ सहअभिनय किया, जिसके प्रदर्शन ने मिलर को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया, अंग्रेजी अभिनेताओं के बारे में इतना अच्छा क्या है कि वे बड़ी भावनाओं की खुली अभिव्यक्ति से डरते नहीं है। ब्रिटिश अभिनेता बोलना पसंद करते हैं। लंदन में मंच और दर्शकों के बीच बहुत अधिक खुले दिल का आदान प्रदान होता है। शेरिडन मोरले द्वारा साक्षात्कार, द टाइम्स 11 जनवरी 1989। 43 एलिजी फॉर ए लेडी में उन्होंने एक उत्तम दर्जे के बुटीक की सुडौल मालकिन की भूमिका निभाई, जबकि सम काइंड ऑफ लव स्टोरी में सुनहरे बालों वाली वेश्या के रूप में वह फ्राइडियन स्लिप में लिपटी हुई थीं। मिरेन को व्यापक रूप से देखी गई प्राइम सस्पेक्ट में जासूस जेन टेनिसन की भूमिका के लिए जाना जाता है, जो एक बहुपुरस्कार विजेता टेलीविजन नाटक श्रृंखला है जो अपनी उच्च गुणवत्ता और लोकप्रियता के लिए विख्यात थी। टेनिसन की उनकी भूमिका ने उन्हें 1992 और 1994 के बीच सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लगातार 3 ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीते। उन्हें रॉबी कोल्ट्रेन, जूली वाल्टर्स और माइकल गैम्बोन के साथ एक भूमिका के लिए लगातार 3 बाफ्टा टीवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 अभिनेताओं में से एक बना दिया। 45 मुख्य रूप से प्राइम सस्पेक्ट के कारण 2006 में मिरेन ब्रिटिश जनता द्वारा वोट किए गए टीवी के 50 महानतम सितारों के ITV के सर्वेक्षण में 29वें स्थान पर आईं। 46 एक और मंच सफलता 1994 में वेस्ट एंड के लिए बाधे यवोन अर्नॉड थिएटर प्रोडक्शन में मिली। उनके सहकलाकार जॉन हर्ट थे, जो उनके लक्ष्यहीन प्रेमी राकिटिन के रूप में थे, और जोसेफ फिएनेस, जो आत्मविश्वासी युवा शिक्षक बेलायव के रूप में अपनी दूसरी पेशेवर मंच उपस्थिति में थे। 47 2015 से पहले मिरेन को 2 बार ब्रॉडवे के टोनी पुरस्कार के लिए
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नामांकित किया गया था। 1995 में ए मंथ इन द कंट्री में उनके ब्रॉडवे डेब्यू के लिए 48 और फिर 2002 में द रांस ऑफ डेथ के लिए सर इयान मैककेलेन के साथ सहकलाकार। उनकी तनावपूर्ण रिहर्सल अवधि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क पर हुए आतंकवादी हमलों के साथ मेल खाती है। मिरेन द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज 1994, सम मदर सन 1996, पेंटेड लेडी 1997 और द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 में नजर आईं। 49 पीटर ग्रीनवे की रंगीन द कुक, द थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर में मिरेन ने माइकल गैम्बोन के विपरीत पत्नी की भूमिका निभाई। टीचिंग मिसेज टिंगल 1999 में उन्होंने दुखवादी इतिहास की शिक्षिका मिसेज ईव टिंगल की भूमिका निभाई। 1998 में मिरेन ने नेशनल थिएटर में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में एलन रिकमैन के एंटनी के लिए क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाई। प्रोडक्शन को खराब समीक्षा मिली। द गार्जियन ने इसे शक्तिशाली जुनून से शायद ही कभी प्रेरित तमाशा कहा। 2000 में निकोलस हाइटन, जिन्होंने मिरेन के साथ द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज के फिल्मी संस्करण पर काम किया था, ने लंदन के डोनमार वेयरहाउस में टेनेसी विलियम्स के ऑर्फियस डिसेंडिंग के अपने पुनरुद्धार में उन्हें लेडी टॉरेंस की भूमिका में लिया। द गार्जियन के लिए समीक्षा करते हुए माइकल बिलिंगटन ने उनके अभिनय को एक ऐसी अप्रवासी महिला का अनुकरणीय अध्ययन बताया जिसने लचीली दृढ़ता का आवरण प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो धीरे धीरे अपनी कामुकता को स्वीकार करती है। 51 2000 से 2006 फिल्म स्टारडम और पुरस्कार सफलता। 2010 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मिरेन ने टेलीविजन फिल्म द पैशन ऑफ एयन रैंड 1999 में एयन रैंड का किरदार निभाया, जहां उनके प्रदर्शन ने उन्हें एमी, डोर टू डोर 2002 और द रोमन स्प्रिंग ऑफ मिसेज स्टोन 2003 जीता। नवंबर 2003 में नेशनल थिएटर में उन्होंने हॉवर्ड डेविस द्वारा निर्देशित यूजीन ओनील के मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के पुनरुद्धार में क्रिस्टीन मैनन, बेहद शांत, कैंपी और चंचल, इवनिंग स्टैंडर्ड, परिपक्व यौन आकर्षण से चमकती डेली टेलीग्राफ की भूमिका निभाकर फिर से प्रशंसा हासिल की। यह प्रोडक्शन मेरे पेशेवर जीवन के सर्वश्रेष्ठ अनुभवों में से एक था। नाटक 4.5 घंटे लंबा था और मुझे दर्शकों से इस तरह की प्रतिक्रिया कभी नहीं मिली। यह एक खूबसूरत कलाकारों द्वारा तैयार नाटक की अप्रत्याशितता थी। 32 उन्होंने 2009 में नेशनल थिएटर में जीन रेसिन की फेडरे में निकोलस हाइटन द्वारा निर्देशित मुख्य भूमिका निभाई। इस नाटक का मंचन 11 और 12 जुलाई 2009 को एपिडोरस एम्फी थिएटर में भी किया गया था। मिरेन की अन्य प्रस्तुतियों में द क्लियरिंग 2004, प्राइड 2004, रेजिंग हेलेन 2004 और शैडोबॉक्सर 2005 शामिल है। मिरेन ने डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी 2005 के फिल्म रूपांतरण में सुपरकंप्यूटर डीप थॉट के लिए आवाज भी प्रदान की। 2000 के दशक की मिरेन की पहली फिल्म जोएल हर्शमैन की ग्रीन फिंगर्स 2000 थी, जो एचएमपी लेहिल, एक न्यूनतम सुरक्षा जेल के कैदियों के बारे में सच्ची कहानी पर आधारित एक कॉमेडी थी जिसने बागवानी पुरस्कार जीते थे। 52 मिरेन ने फिल्म में एक समर्पित प्लांट वुमन का किरदार निभाया जो क्लाइव ओवेन के नेतृत्व में जेल के माली की एक टीम को एक प्रतिष्ठित फूल शो में जीत के लिए प्रशिक्षित करती है। 54 उसी वर्ष उन्होंने द प्लेज में अभिनय किया, जो शॉन पेन की तीसरी निर्देशित फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक बाल मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाई। आलोचनात्मक रूप से सफल रही। 55 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। 56 उसी वर्ष उन्होंने सारा पोली के साथ अमेरिकी आइसलैंडिक व्यंग्य नाटक नो सच थिंग में भी काम किया। एल हार्टले द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मिरेन ने एक बेजान टेलीविजन निर्माता की भूमिका निभाई जो सनसनीखेज कहानियों के लिए प्रयासरत है। आलोचकों ने इसे काफी हद तक नकार दिया। 57 मिरेन ने 2005 में इसी नाम की एचबीओ सीमित श्रृंखला में एलिजाबेथ प्रथम की भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता था। मिरेन की सबसे बड़ी आलोचनात्मक
और व्यावसायिक सफलता रॉबर्ट एल्टमैन की ऑल स्टार कलाकारों की टुकड़ी वाली रेहे से फिल्म गोस्फोर्ड पार्क 2001 थी। लेखिका अगाथा क्रिस्टी की हुडुनिट शैली को श्रद्धांजलि, कहानी धनी ब्रितानियों और एक अमेरिकी और उनके नौकरों के एक समूह का अनुसरण करती है, जो एक अंग्रेजी देश के घर में शूटिंग के सप्ताहांत के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अप्रत्याशित हत्या होती है। इसे कई पुरस्कार और नामांकन मिले, जिसमें एक दूसरे अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन और पहली स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड की जीत शामिल है, जिसमें मिरेन ने सख्त समर्पित मुख्य नौकर श्रीमती विल्सन का चित्रण किया था। 58 उस साल मिरेन की आखिरी फिल्म फ्रेड स्केपिसी की ड्रामा फिल्म लास्ट ऑर्डर्स थी। 59 मिरेन शुरू में इस परियोजना में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थीं। उन्होंने इसे एक और औसत ब्रिटिश चित्र के रूप में खारिज कर दिया। 60 लेकिन सहकलाकार जूली वाल्टर्स की कास्टिंग के बारे में जानने के बाद उन्होंने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। 60 फिल्म को आमतौर पर आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और दुनिया भर में $96 मिलियन की कमाई हुई। 61 इसके अलावा इस चित्र ने मिरेन के लिए सैटेलाइट, गोल्डन ग्लोब और यूरोपीय फिल्म पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। 62 उस वर्ष उनकी दूसरी फिल्म ओलिवियर मार्टिनेज और एनी बैनक्रॉफ्ट के साथ शोटाइम टेलीविजन फिल्म द रोमन स्प्रिंग ऑफ मिसेज स्टोन थी, जो टेनेसी विलियम्स के इसी शीर्षक के 1950 के उपन्यास पर आधारित थी। अपने करियर के दौरान मिरेन ने विभिन्न फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में 3 ब्रिटिश रानियों को चित्रित किया है। टेलीविजन श्रृंखला एलिजाबेथ आई 2005 में एलिजाबेथ आई, द क्वीन 2006 में एलिजाबेथ द्वितीय और द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज 1994 में चार्लोट। वह एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने स्क्रीन पर दोनों क्वीन एलिजाबेथ को चित्रित किया है। 42 एलिजाबेथ आई के लिए उन्हें एमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। द क्वीन के लिए उन्होंने कई अन्य पुरस्कारों के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब जीता। अकादमी पुरस्कार समारोह में अपने स्वीकृति भाषण के दौरान उन्होंने एलिजाबेथ द्वितीय की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। मिरेन ने 16 सितंबर 2007 को प्राइम सस्पेक्ट द फाइनल एक्ट में अपनी भूमिका के लिए पीबीएस पर 2006 की तरह ही उसी श्रेणी में एक और एमी पुरस्कार जीता। मिरेन ने 9 अप्रैल 2011 को सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 63 बाद में मिरेन नेशनल ट्रेजर, बुक ऑफ सीक्रेट्स, इंकहार्ट, स्टेट ऑफ प्ले और द लास्ट स्टेशन फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। 64 2007 से 2019 स्थापित अभिनेत्री। 2013 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर मिरेन। 2007 में मिरेन ने कहा कि निर्देशक माइकल विनर ने 1964 में एक कास्टिंग कॉल पर उनके साथ मांस के टुकड़े की तरह व्यवहार किया था। 65 इस घटना के बारे में पूछे जाने पर विनर ने द गार्जियन को बताया, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे घूमने के लिए कहा था, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं गंभीर नहीं था। मैं केवल वही कर रहा था जो कास्टिंग एजेंट ने मुझसे कहा था और इसके लिए मुझे बदनाम किया जाता है। हेलेन एक प्यारी इंसान है, वह एक बेहतरीन अदाकारा है और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन उस पल की उनकी याददाश्त थोड़ी गड़बड़ है। 66 2010 में मिरेन 5 फिल्मों में दिखाई दीं। अपने पति टेलर हैकफोर्ड द्वारा निर्देशित लव रेंच में उन्होंने सैली कॉनफोर्ट का किरदार निभाया। 67 मिरेन ने जूली टेमर की द टेम्पेस्ट में मिलान की डचेस प्रोस्पेरा की मुख्य भूमिका निभाई। यह शेक्सपियर के इसी नाम के नाटक पर आधारित थी। टेमर ने मिरेन को मुख्य भूमिका में लेने के लिए मूल पात्र का लिंग बदल दिया। 68 हालांकि अभिनेत्री को अपने अभिनय के लिए अच्छी समीक्षाएं मिली, लेकिन फिल्म को आलोचकों द्वारा काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। 69 रोवन जोफ की ब्राइटन रॉक में मिरेन ने एक साहसी चाय की दुकान के मालिक की भूमिका निभाई, जो अपने एक युवा कर्मचारी को किशोर हत्यारे से शादी करने से बचाने की कोशिश करती है। यह एक अपराध फिल्म है जो ग्राहम ग्रीन के 1938 के उपन्यास पर आधारित है। 70 फिल्म नोयर का प्रीमियर सितंबर
2010 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 71 जहां इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 72 मिरेन की साल की सबसे बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता रॉबर्ट श्वेंटके की एक्शन कॉमेडी रेड थी, जो वॉरेन एलिस के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने विक्टोरिया, एक पूर्व MI6 हत्यारे को चित्रित किया था। 73 मिरेन शुरू में फिल्म की ग्राफिक हिंसा के कारण साइन करने में हिचकिचा रही थीं। 75 इसके अलावा 2010 में अभिनेत्री ने जैक स्नाइडर की एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म लीजेंड ऑफ द गार्जियंस द आउल्स ऑफ गाहुल में अपनी आवाज दी, जिसमें उन्होंने उल्लुओं के एक समूह की नेता, प्रतिपक्षी न्यारा को आवाज दी। $80 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $140.1 मिलियन की कमाई की। 76 मिरेन की अगली फिल्म कॉमेडी फिल्म आर्थर थी, जो 1981 में इसी नाम की फिल्म का रीमेक थी, जिसमें रसेल ब्रांड मुख्य भूमिका में थे। आर्थर को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसे परेशान करने वाला अनावश्यक रीमेक घोषित किया। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है ये कि क्राइम मिस्ट्री मूवी रहने वाली है। लेंथ की बात कर ले तो 118 मिनट इसकी लेंथ रहने वाली है और मेन बेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। यूनाइटेड स्टेट में से बनाया गया है। और बाकी बात कर ले इसकी और इंडिया के अंदर रिलीजिंग डेट तो ये हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने इसकी मेन लैंग्वेज एक तरह से हिंदी के अंदर ये हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।